चलो फिर आज की क्लास में जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी है। पहले बता दूं, ये चैप्टर उन लोगों के लिए नहीं है जो बहुत डिटेल में थ्योरी पढ़ने आए हैं, बहुत डिटेल में करंट क्या है, ये उन लोगों के लिए नहीं है। ये चैप्टर उनके लिए है जिनके इंस्टीट्यूट में अभी फोर्थ फिफ्थ सिक्स कोई सा भी चैप्टर चल रहा है और इलेक्ट्रिसिटी छूट गया है और वो परेशान हो रहे हैं, सिर्फ उनके लिए है। तो बहुत ही जो भाई साहब और जो बहन साहब बहुत डिटेल में पढ़ने आए हैं तो इसमें नहीं रहेगा। फोकस हम लोग का रहेगा बोर्ड या सीयूईटी लेवल पर, मैं इसमें बात करूंगा। देखो, थियरी अपन जल्दी करने की कोशिश करेंगे, सिंपल सी बात है, लेकिन मेरा मेन फोकस जो रहेगा वो पीवाईक्यूज क्लास पर है। ठीक है क्या? पहले हम इसकी थियरी जितने भी टॉपिक्स हैं, किरचॉफ रूल, नॉर्मल रेजिस्टेंस वगैरह, सारे अपन फटाफट खत्म करेंगे और उसके बाद पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे। 5-7 साल 2 क्लास में मैं पीवाईक्यू सारे कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा 5-7 साल के। अगर थियरी के अंदर भी बात करें तो अपन जैसे आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर लेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट, थोड़ी बहुत बात कर लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की, और क्या टॉपिक है जैसे ओम्स लॉ है ना। आज की क्लास में ओम्स लॉ और ओम्स लॉ के अंदर ही कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ऐसे 2-4 टॉपिक हैं छोटे छोटे जिसको हम डिस्कस कर लेंगे आज की क्लास में। फिर सेकंड क्लास में मेरा फोकस रहेगा, मैं रेजिस्टेंस के ऊपर बात करूंगा, सेल्स के ऊपर बात करूंगा, 2 सेल को सीरीज पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं, सब डेरिवेशन वगैरह बोर्ड के लेवल के हिसाब से मैं सारी वो करवाने वाला हूँ इसके अंदर। ठीक है। और उसके बाद जो थर्ड क्लास होगी उसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक किरचॉफ रूल, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये सब करने वाले हैं। तो थियरी फटाफट करने की कोशिश रहेंगे ताकि ये हो जाए। मेन फोकस आप सब लोग किस पे बना के रखना, पीवाईक्यूज। बाकी जो लोग रिवीजन करने के लिए आ रहे हैं तो सही है, क्योंकि बहुत डिटेल में डेफिनेशन में जाना, वैसे तो करंट के ऊपर बहुत सारी बातें की जा सकती है बहुत डिटेल में, लेकिन हम इतना सारा दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है क्या? तो सबसे पहला टॉपिक जो आप क्लास 10th में जरूर पढ़े होंगे, करंट। ठीक है। करंट, करंट का क्या मतलब होता है? फ्लो ऑफ चार्ज, या इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है। फॉर्मूला आप लोगों को सबको याद है, Q/T। करंट एसआई यूनिट क्या होती है करंट की? एम्पियर। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम। टाइम की सबको पता है, सेकंड। ठीक है। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। इसके ऊपर हम लोग के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन जो बोर्ड्स में पूछा जा सकता है आप लोगों से, करंट फॉर एग्जांपल, एक आपके पास कंडक्टर है, इसमें आपने छोटा सा एरिया ले लिया। ठीक है। एक और चीज, अगर इस एरिया से अगर करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको मैं बोलूंगा पॉजिटिव करंट, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है उसको मैं क्या बोलूंगा, नेगेटिव करंट। लॉजिक नहीं है, सिर्फ साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो यहाँ प्रोटॉन जा रहे हैं, ऐसा मेरा कहना नहीं है। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है तो उसको पॉजिटिव कंसीडर कर लेंगे, बैकवर्ड में हो रहा है तो उसको हम क्या कंसीडर कर लेंगे, नेगेटिव। फिर अगर हम देखते हैं कि किसी डेल्टा टी टाइम में कुछ करंट पास कर रहा है क्यू, डेल्टा टी टाइम में कुछ टोटल चार्ज पास किया डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी, ये हो गया एवरेज करंट का फॉर्मूला, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। सिंपल सा है। या आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, किसी इंस्टेंट पर आपने देखा, इंस्टेंट मतलब छोटा सा टाइम, सब आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, डीटी डीवी वगैरह सब। तो अगर आप डीटी टाइम के लिए एक छोटे से टाइम पर यहां पर फोकस करते हो तो आपको लगेगा छोटा सा चार्ज या थोड़ा सा चार्ज फ्लो हुआ है, जिसको हम बोल सकते हैं डी क्यू बाय डी टी। तो अगर आप इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहां पर करंट क्या है, डी क्यू बाय डी टी, इसका मतलब डिफरेंशिएशन हो रहा है क्यू का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसमें आपको क्वेश्चन कैसे देगा, मान लेते हैं आपको क्वेश्चन दे दिया क्यू इक्वल टू टी स्क्वायर, और आपको बोल रहा है करंट बताओ अगर आपने ऑब्जर्व किया 2 सेकेंड में कुछ करंट को पास करते हुए, तो सिंपल सा डिफरेंशिएशन कर दो। आई निकालने का तरीका क्या है, चार्ज का डिफरेंशिएशन, 2t का डिफरेंशिएशन, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2t, टाइम की वैल्यू है 2 सेकेंड, तो 2 इंटू 2 4 एम्पियर। क्लियर है। इसी फॉर्मूले को हम एक और तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। देखो dq, ये dt डिवाइड में कहा गया। अच्छा, अगर आपको लग रहा है मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं तो आप थोड़ा इस वीडियो को स्लो कर लेना, थोड़ा थियरी फास्ट फास्ट निपटाते हैं ताकि क्वेश्चन पे हम लोग आए। ठीक है। आइए, dq चार्ज है, अगर आपको टोटल चार्ज निकालना है तो आप दोनों साइड क्या करोगे, इंटीग्रेशन। टोटल चार्ज का फॉर्मूला आ गया i dt। सॉरी। अब अगर करंट की वैल्यू आपको दे रखी है, मान लेते हैं टी स्क्वायर,
है ना, करंट का जो फंक्शन दे रखा है आपको टाइम के रिस्पेक्ट में कि 1 सेकंड पर करंट इतना 1 एम्पियर आ रहा है, 2 सेकंड पर 2 का स्क्वायर 4 एम्पियर करंट पास हो गया, इस तरीके की सिचुएशन है। बोलेगा चार्ज बताओ कितना चार्ज पास होगा अगर इसे मैं 2 सेकंड के लिए ऑब्जर्व करूंगा, तो नॉर्मल इंटीग्रेशन कर दो, करंट की जगह टी स्क्वायर डी टी, इंटीग्रेशन सबको आता है, टी की पावर 3, ये दिख भी रहा है नीचे, हाँ ठीक है, तो इसका टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी की क्यूब बाय 3 और प्लस कांस्टेंट है 0 मान ले रहा हूं अभी थोड़ी देर के लिए, तो अब यहां पर पुट कर दो टाइम, 2 की क्यूब 8 बाय 3, टोटल चार्ज की यूनिट क्या हो गई, तो टोटल चार्ज कितना पास होगा 2 सेकंड में 8 बाय 3 कूलम। ठीक है, ये सिंपल चार्ज के बारे में, करंट के बारे में कुछ कुछ चीजें थी। करंट ऑल्दो कंट्रोवर्शियल क्वांटिटी है, लेकिन हम इसको ज्यादातर स्केलर मानो आप 12th क्लास के हिसाब से। ठीक है क्या, चलो नोट डाउन कर लिया, आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब मेरे को एक सिंपल सी चीज बताओ, चार्ज फ्लो कब होता है, क्या बिना बैटरी के चार्ज फ्लो होगा? मान लेते हैं आपके पास एक कंडक्टर है इस तरीके से, ठीक है, मेटेलिक कंडक्टर हो सकता है या मान लेते हैं कॉपर का कंडक्टर है, क्या इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे? किसी भी कंडक्टर की बेसिक प्रॉपर्टी होती है उसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इलेक्ट्रॉन रैंडम एक दूसरी डायरेक्शन में जा रहे होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, तो करंट की वैल्यू कितनी हो गई, 0। करंट की वैल्यू क्या हो गई, 0, क्योंकि इनके रैंडम पाथ होने की वजह से करंट किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं है या चार्ज किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं है, तो करंट की वैल्यू क्या हो गई, 0। ऐसा थोड़ी ना कि कोई मेटल की रॉड मेरे आसपास रखी है उसको छू रहा हूं तो मेरे को करंट लग रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए क्योंकि एवरेज वेलोसिटी इनिशियली क्या है, 0। हाँ, अगर आप किसी तरीके से एक बैटरी कनेक्ट कर दो इसमें, ये बैटरी वगैरह के ऊपर बात करेंगे, टेंशन मत लो, जितना आप लोग को 10th तक पढ़ा हुआ है आपने उसी बेसिस पर आपको काउंटर करना है इसे। अगर एक बैटरी लगाऊंगा तो बैटरी के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा जिसके वजह से सारे इलेक्ट्रॉन एक साइड भागने लगेंगे और वहां पर से क्या बनेगी, करंट। ठीक है, अब इस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर। किसमें पढ़ते हैं हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग फटाफट खत्म करते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, सबसे पहले आपको पता है किसी भी कंडक्टर बोर्ड्स में कई बार इसकी डेरिवेशन पूछता है, ठीक है, तो इसकी डेरिवेशन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। सिचुएशन क्या है, ध्यान से देखो, मान लेते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है। अब जैसे मैंने बताया जब तक कोई बैटरी नहीं रही होगी तब तक इलेक्ट्रॉन हर एक डायरेक्शन में इस तरीके से रैंडम मोशन कर रहे होंगे। तो इनिशियल अगर मैं कंडीशन को उठाऊं, इनिशियल कंडीशंस को उठाऊं, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन u1 वेलोसिटी से बढ़ रहा है, ये u2 u3 u, तो सबकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी, u मतलब इनिशियल, वो हमेशा कितनी होगी, 0। अगर 0 नहीं होती तो किसी भी मेटल बॉडी को छूते तो तुरंत करंट नहीं लग जाता, वो कितनी होती है, 0। अब सोचो आपने क्या किया, इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया, ये इस तरीके से, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल तो ये पॉजिटिव और ये क्या हो गया, नेगेटिव। तो अब मान रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो होगा क्या, ये पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस के आने की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी। क्या आपको ये फॉर्मूला याद है, डेल्टा वी बाय डेल्टा एल, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जब भी अराइज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या वाइस वर्सा, दोनों उल्टे होते हैं। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इस तरीके से बन जाएगी, एक्सटर्नली ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल है। अब आपको पता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की एक खासियत है, वो एक चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगा सकती है, वो कितना है, चार्ज इंटू एफ। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, Q इंटू एफ, या फोर्स का फॉर्मूला चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो मान लेते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन को अगर आप पकड़ोगे, इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा किस साइड, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आया, इधर। इसी तरीके से सारे इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगना स्टार्ट किया जिसकी वजह से सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ गए, और यही हम चाहते हैं, सब अगर एक डायरेक्शन में आएंगे तो एवरेज वेलोसिटी 0 नहीं होगी और करंट बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो अल्टीमेटली करंट बनी कैसे, इस बैटरी की वजह से। कितना फोर्स लगा, E इंटू एफ,
क्या आपको एफ का फॉर्मूला पता है? एम इंटू ए। तो यहां से आप सिंपल सी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। ए की वैल्यू कितनी हो गई? ये इलेक्ट्रॉन जब इधर आ रहे हैं तो इनका एक्सेलरेशन कितना होगा? ए, जिसको आप डिफाइन कर सकते हो एफ अपॉन में एम। नाउ फोर्स की वैल्यू कितनी हुई? मैंने उल्टा लिख दिया है क्या? E इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स होगा Q इंटू ई। उल्टा लिख दिया, ठीक है। Q इंटू, तुम लोग बोल भी तो नहीं सकते, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इधर देखो ध्यान से, तो F की वैल्यू इधर पुट करते हैं, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? E इंटू ई बाय एम। ये E क्या है? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इसको मैं इधर E सिंबल लगा दे रहा हूं। आप डिबेट कर सकते हो, नेगेटिव होगा, डिबेट करने की जरूरत नहीं है, मैंने नेगेटिव लगा दिया। तो जैसे ही मैंने एक बैटरी से कनेक्ट किया तो चार्ज एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ इस तरफ शिफ्ट होने लगे। तो जैसे ही उस किस एक्सेलरेशन के साथ ये इस तरफ आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन? ए एक्सेलरेशन के साथ। उसके फॉर्मूले को मैं साइड में कहीं लिख लेता हूं, उसकी जरूरत पड़ेगी मुझे। तो ए का फॉर्मूला क्या आ गया? माइनस का ई अपॉन में एम। इस एक्सेलरेशन की हमें जरूरत पड़ेगी। अब सोचो, इनिशियल वेलोसिटी सभी इलेक्ट्रॉन की कितनी थी? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। सभी के सब पर एक फोर्स लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, जिसके वजह से कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ये इस तरफ आ रहे हैं। क्या हम इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल कर सकते हैं? अपना टारगेट क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? जैसे ही मैं एक बैटरी को कनेक्ट करता हूं, सारे इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं विद एन एवरेज वेलोसिटी। उस एवरेज वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस फॉर्मूले को लगा दो, हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम देखो कितना हो रहा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको पता है, इनिशियल एवरेज आपको क्या पता है? 0 है। तो काम करते हैं, सारी वैल्यू एक एक करके निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां तक आप नोट डाउन कर लेना पीछे बैक करके। ये वाली इक्वेशन, इसको मैं क्या बोल दे रहा हूं? फर्स्ट, और इसको हम रोकते हैं। एज वी नो, मान लेते हैं पहले इलेक्ट्रॉन को पकड़ो। पहले इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v1। इनिशियल वेलोसिटी थी u1। एक्सेलरेशन सबका एक जैसा है, कांस्टेंट है, तो a, और उसको टाइम लगा कितना? t1। मतलब t1 टाइम में वो इधर की तरफ आ गया। सिमिलरली दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए v2, इनिशियल वेलोसिटी u2 a t2। अगर ऐसी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे n नंबर, तो nth वाले इलेक्ट्रॉन के लिए vn un, एक्सेलरेशन सबका सेम है tn। वापस से u1 u2 थोड़ी ना 0 होंगे, ये इलेक्ट्रॉन पहले रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ तो मूव कर रहे थे। इन सब का एवरेज 0 है, u1 u2 0 नहीं है, तो यहां पर हमको 0 नहीं पुट करना। नाउ अब एवरेज निकालने का तरीका क्या है? सारी वेलोसिटी v1 v2 प्लस एंड सो ऑन vn, सारे टोटल वेलोसिटी को जोड़ दो, और कितने होंगे? ये n टाइम्स होंगे। एवरेज ऐसे ही तो निकालते हैं, टोटल डिवाइड बाय कितने नंबर हैं, बस। अब इधर देखो, v1 की वैल्यू आपको पता है u1 प्लस at1, v2 की वैल्यू पता है u2 प्लस at2 प्लस एंड सो ऑन, vn की वैल्यू पता है आपको un प्लस atn, और डिवाइड में क्या कर सकते हैं हम? n। यहां से देखो, क्या हम एक काम कर सकते हैं, ये u1 u2 un सबको एक साइड कर लेते हैं, u1 प्लस u2 प्लस एंड सो ऑन un डिवाइड बाय n। ये एक टर्म प्लस इस टर्म और इन सब टर्म में जिसमें एक्सेलरेशन आ रहा है, सब में कांस्टेंट क्या है? a। जब आप एक कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? t1 प्लस t2 एंड सो ऑन tn, और डिवाइड बाय n। मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, क्या ये चीज 0 होगी? इनिशियल एवरेज वेलोसिटी जब हमने बैटरी नहीं लगाई थी कितनी थी? 0। तो ये क्या हो गया? कट गया। एक बार इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करो, ठीक है क्या? इसको रफ कर रहा हूं मैं। हाँ, अब इधर देखो, एवरेज वेलोसिटी निकाल लें, जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ये वाला टर्म पूरा कैंसिल हो चुका है, सिर्फ वो बचा है a। अब इधर देखो, t1 t2 t3 t4 एंड सो ऑन, टोटल n, मतलब कितना टाइम है। इस पूरी चीज को हम एक कांस्टेंट, क्या ये कांस्टेंट होगा? इसको हम बोल देते हैं टाउ।
तो फॉर्मूला क्या बन गया, a इंटू टाउ। ये जो टाउ है इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। देखो जरूरी नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है जो पास में हो, ये ऑनलाइन में यही दिक्कत है। मैं यहाँ मैं ओम्स लॉ वगैरह सब पढ़ा चुका हूँ, पता चल रहा है माइक ऑफ है बाद में, तो ठीक है। a इंटू टाउ इतना तो मैं बोल चुका था। a की वैल्यू हमने निकाली थी, याद करो, E बाय m। सिर्फ साइन नहीं ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना आ गया, E टाउ बाय m। E इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एक्सटर्नली आपने लगाई हुई है, और टाउ रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम वापस से दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम गैप है ना। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो इस कंडक्टर में पास है ये शायद इस टाइम से पहले पहुंच चुका हो, वहीं किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को इससे ज्यादा टाइम लग रहा हो, लेकिन इन सबके एवरेज टाइम को हमने क्या बोल दिया, रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर है। ओम्स लॉ स्टार्ट करते हैं वापस से। इसको मिटा लो, मिटाऊंगा तो मैं, इसको उतार लो, मैं कुछ भी बोलूंगा आपको कुछ भी सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लास 10th में आपने पढ़ा था कि मान लेते हैं मेरे पास एक कंडक्टर है, इसके अक्रॉस मैंने एक बैटरी लगाई। जितना ज्यादा मैं बैटरी बढ़ाता चला जाऊंगा, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, उतनी ज्यादा करंट मेरे को मिलेगी एक सर्टेन लिमिट तक। तो कहने की बात यह है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। जब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं आर। व्हाट इज आर? आई होप अब तो रिकॉर्ड हो रहा हो, सॉरी, रेजिस्टेंस। आर को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। किसी भी सर्किट के अंदर जो आपने रेजिस्टेंस की डेफिनेशन पढ़ी है वो क्या है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब रेजिस्टेंस क्या है, चार्ज के फ्लो होने को रोकता है। आप क्वेश्चन में सोच करके देखो, किसी भी कंडक्टर या किसी भी वायर के अंदर ऐसा क्या है जो कि चार्ज को फ्लो होने से रोक रहा है। तो देखो होता क्या है सिचुएशन, मान लेते हैं कंडक्टर है, इसमें बहुत सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन। सब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा है, नेगेटिव। तो जैसे ही मैं एक बैटरी लगाता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, इन सबको दिख जाता है कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, सारे एक दूसरे को धक्का दे करके यहाँ पहुंचना चाहते हैं। जो सब एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं, उसी की वजह से तो ये इलेक्ट्रॉन बेचारा नहीं आ पा रहा इधर, और हम बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस किसके वजह से, कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, खुद के वजह से खुद इलेक्ट्रॉन नहीं चल पा रहा। क्लियर है। तो कॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, इलेक्ट्रॉन का कॉलिजन, इलेक्ट्रॉन का कॉलिजन। अब रेयरली बट पूछा जा सकता है क्लास 11th के लेवल पर कि आप ओम्स लॉ V इक्वल टू RI जो आया है इसका प्रूफ बताओ। इसका क्या बताओ, प्रूफ बताओ। तो चलिए टॉपिक है हमारा प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हम प्रूफ करने जा रहे हैं विच इज V इक्वल टू RI, या सिंपल बोले तो ओम्स लॉ तो यही है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो हम ये प्रूफ करने जा रहे हैं। इससे पहले एक चीज, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। करंट का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो क्या है, ये इस तरीके से बता देता हूं। ये कैसे आया, इतना कुछ बड़ी बात नहीं है। मान लेते हैं मेरे पास एक कंडक्टर है, पहले इसको देख लो। इस कंडक्टर का एरिया A है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, L है, ठीक है। इस पूरे कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, N। व्हाट इज N? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यूनिट वॉल्यूम में। टोटल वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हो, एरिया इनटू इसकी लेंथ कितनी, L। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, मतलब टोटल चार्ज अगर आपको निकालना है, टोटल चार्ज, तो कैसे निकालोगे, जितने नंबर हैं उनको एक चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो। एक चार्ज का मतलब E, तो कुछ नहीं, जितने नंबर थे उसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, E से। अब देखो ध्यान से, करंट का फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज अपॉन में टाइम। टोटल चार्ज कितना आ गया, NeAL अपॉन में टाइम। अब कितनी डिस्टेंस चला है इलेक्ट्रॉन T टाइम में, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, इसी को तो एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं, जो भी अपन ने निकाला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसकी जगह हम VD लिख सकते हैं। तो I का फॉर्मूला क्या आ गया, VDENA। शॉर्टकट में इसे वीना बोलते हैं, शॉर्टकट में से क्या बोलते हैं, वीना। यही होगा ना कि ये वाला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए ओम्स लॉ निकालने के लिए, ठीक है।
ये 2 नंबर में पूछ सकता है, इतना कुछ खास है नहीं इसमें। अभी आप लोग सोच रहे हो कि हर ही टॉपिक में बोल रहा हूँ, इतना कुछ खास नहीं, सब इक्का दुक्का नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। नेक्स्ट टॉपिक तो अपन स्टार्ट करेंगे वही किरचॉफ रूल वाली क्लास में। ठीक है, चलो ओम्स लॉ स्टार्ट करते हैं, यहीं से उठाते हैं अपन ओम्स लॉ। मैंने करंट की इक्वेशन लिखी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी E/N/A, ये मेरी इक्वेशन क्या हो गई 1। रिकॉर्डिंग, चलो अभी तक तो सब हो रहा है सॉरी, है ना। अब देखो ध्यान से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने निकाला था E/τ/m, याद है। एक और चीज, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को आप V/L लिख सकते हो, ये V पोटेंशियल डिफरेंस है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ में हमेशा D लगाऊंगा, याद रखना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, कुछ नहीं करते, E की वैल्यू इसमें डाल देते हैं, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चाहिए ना ओम्स लॉ में, पोटेंशियल चाहिए। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी E, E की जगह हम क्या रख रहे हैं V/L। ध्यान से देखो, यही आएगा, कुछ नहीं किया, E की जगह V/L रखा है। अब बस ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दो। करंट आप अच्छे से लिख करके करना, पुट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन इक्वेशन 1। बोर्ड्स में यही चाहिए होता है कि आप लिख कैसे रहे हो। तो E/V/τ/m/L, दिस इज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मल्टीप्लाई में क्या है E/N/A। इसको सॉल्व कर लो, ये इतना करा चुका था जब माइक्रो हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, N E/E² τ/A अपॉन में ml और साथ में पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस तो हमें इस साइड चाहिए, तो इसको यहां ले आते हैं, और जो डिवाइड में उसको कहां भेजेंगे, मल्टीप्लाई ml I, और ये सब मल्टीप्लाई में थे, यहां आएंगे तो डिवाइड में Ne² τA। अगर इधर देखोगे कि सारी फिजिकल कंडीशंस को, टेम्परेचर वगैरह को अगर आप कांस्टेंट मान लो, ml/n चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलैक्सेशन टाइम, एरिया ऑफ कंडक्टर, सब क्या रहेगा। ऑल दो टेम्परेचर चेंज कांस्टेंट नहीं होता, चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से थर्मल, लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन होता है। बट मैंने बोला सारी फिजिकल कंडीशंस अगर कांस्टेंट है, तब ये सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट। तो यहां से V किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, I के। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, याद करो, V का फॉर्मूला क्या था, R/I, मतलब I का जो भी कोएफिशिएंट है वही तो रेजिस्टेंस है। I के आगे जो कुछ है वही क्या है, रेजिस्टेंस। तो इधर देखो, कंपेयर कर लो इस इक्वेशन से। ओम्स लॉ अगर पूछा है तो सिर्फ यहीं तक करना है, लेकिन I के आगे क्या है, R=ml/में Ne² τA। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, आप ये याद करके नहीं जाते हो। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ गया, ml/में Ne² τA। दिस इज योर ओम्स लॉ। अब यहीं से चर्चा उठाएंगे, रेजिस्टेंस के ऊपर बात करेंगे, उतार लो। रेजिस्टेंस के ऊपर बात करते हैं। जो छोटे छोटे टर्म्स होंगे इसके अंदर, एक सेकेंड, जो छोटे छोटे टर्म्स होंगे वो सारे मैं अब खत्म करने की कोशिश करता हूं। 2 मेन टॉपिक मैंने आपको बता दिए, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी और दूसरा ओम्स लॉ का प्रूफ। चलो, रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रॉन। फॉर्मूला क्या निकाला इसका मैंने, ml/में Ne² τA। ये फॉर्मूला आपको याद होना जरूरी है, ये फॉर्मूला आपको याद होना जरूरी है। क्लियर है क्या। अब सोचो, अगर मेरे पास एक इस तरीके क्वेश्चन पढ़े होंगे आपने, इसकी लेंथ A है, एरिया A है, अगर मैं इस लेंथ को चेंज कर दूं या एरिया को चेंज कर दूं, ठीक है क्या, तो क्या क्या चीजें इन दोनों में कांस्टेंट रहेगी। ऑब्वियसली L चेंज हो गया, A कांस्टेंट हो गया। रिलैक्सेशन टाइम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली इसमें बढ़ चुके होंगे, दैट इज कैपिटल N। अगर इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल N1 है, इसका N2 है, तो फिर N1 N2 दोनों बराबर नहीं होंगे। लेकिन मैं यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, तो मैं मटेरियल चेंज नहीं है मेरा। अगर ये भी कॉपर है तो ये भी मैं क्या ले रहा हूं, कॉपर। तो नंबर ऑफ जितने इतने यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, उतने ही इसमें भी यूनिट वॉल्यूम में आ रहे होंगे। तो एन सब कुछ क्या रहेगा, कांस्टेंट। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, कांस्टेंट। रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। मैंने बोला फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। कैसे, सोचो, मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन को यहां से पहुंच करके यहां कोलाइड करना है, टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे तो फटाफट कोलाइड कर जाएगा।
अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो चीजें भागेंगी ना काइनेटिक एनर्जी की वजह से, तो फटाफट इधर जाके कोलाइड करेगा, तो जो टाइम लग रहा था पहले वो अब क्या हो जाएगा, कम। तो अगर रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है, कम, और रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो नॉर्मली आप डायरेक्ट याद रख लो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ रहा है, रिलैक्सेशन टाइम की वजह से। क्लियर, ठीक है। इतना तो आपको पता होगा, नहीं पता तो फिर निपटो आप, और आप जैसे लोग के लिए ही यहाँ पर हम मेहनत कर रहे हैं इस वाले लेक्चर के ऊपर। अदरवाइज तो रेजिस्टेंस तक पहुंचने के लिए मेरे को बहुत टाइम लगता है, करंट वगैरह के बारे में अपन डिटेल में बात करते। तो इधर देखो, तो ये सारी चीजें अगर कांस्टेंट है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। क्या कुछ याद आ रहा है आपको, जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते तो एक कांस्टेंट आता था रो, क्लास 10th याद आ गई। और इस रो को अपन क्या बोलते थे, बोलो, रेजिस्टिविटी। क्या बोलते थे हम इसको, रेजिस्टिविटी। तो बस हो गया काम। तो ध्यान से देखो, अगर टेम्परेचर वगैरह सब कांस्टेंट है, मटेरियल चेंज नहीं हो रहा, तो यही तो रो है। ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी, मटेरियल और टेम्परेचर। मैंने बोला टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेंथ और एरिया चेंज हो रहे हैं, लेकिन कॉपर की वायर अगर ये है तो यही भी किसकी वायर है, कॉपर की। तो इसका मतलब mn स्क्वायर टाउ, ये सब कुछ क्या है, कांस्टेंट है। अब सोचो एल और ए के आगे जो भी चीज है वही तो रो है। तो यहां से रो का फॉर्मूला भी देख लो क्या आ रहा है, m अपॉन में n स्क्वायर टाउ। क्लास 10th में आपने पढ़ा था, अगर एक वायर की लेंथ को बढ़ा दे और मटेरियल कॉपर का ही है तो उसके लिए क्या चीज चेंज नहीं होती, रेजिस्टिविटी। ये देखो, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ और एरिया। लेंथ और एरिया के चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज होता है, लेकिन रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती। वापस से, रेजिस्टेंस किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दिस इज योर नेचर ऑफ मटेरियल। कॉपर के लिए ये अलग होगा, और कोई दूसरी वायर ले लो, कोई भी एग्जांपल, सिल्वर गोल्ड के लिए ये सब क्या होगा, अलग। अलग अलग मटेरियल अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग रेजिस्टेंस शो करेंगे। तो ये जो रेजिस्टेंस है, एक तो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, इन शॉर्ट इसी को आप क्या बोलते हो, रो। लेंथ और एरिया पर भी डिपेंड करता है, लेकिन जो रेजिस्टिविटी है वो लेंथ और एरिया के इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन किस चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल या फिर टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी के बेसिस पर एनसीईआरटी में कुछ ग्राफ्स दे रखे हैं आपको, लेकिन उससे पहले मैं दो चीजें और बताऊंगा, यही शॉर्ट में बता देता हूं। एक होता है आपके पास कंडक्टेंस, दिस इज योर रेजिस्टेंस। आर क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल इज कॉल्ड कंडक्टेंस। इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। अब इसकी वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दोगे तो आ जाएगा, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती थी, ओम। इसकी क्या होती है, जी की महो। उल्टा कर दो तो उसने ज्यादा दिमाग लगा लिया, उसने ऐसे उल्टा कर दिया। तो ये यूनिट है इसकी जो आप इस्तेमाल करोगे। इसकी ऐसा यूनिट आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से। रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम, रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट पता नहीं, लेंथ की है मीटर, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो ओम मीटर, तो रो की क्या आ गई, ओम मीटर, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट याद रखना कितनी होती है, ओम मीटर, इंपॉर्टेंट। तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या कहलाता है, कंडक्टेंस। रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल जो होती है उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी, जिसको सिग्मा बोलते हैं, 1/रो। अब वैल्यू डाल करके आप इसका उल्टा कर सकते हो, एन स्क्वायर टाउ बाय एम आ जाएगा और कुछ नहीं। दिस इज योर रेजिस्टेंस। इसकी ऐसा यूनिट क्या है, ओम मीटर। दिस इज योर सॉरी रेजिस्टेंस निकला मुंह से, रेजिस्टिविटी, इसकी ऐसा यूनिट क्या है, ओम मीटर। ये क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, ठीक है। तो यहां से 2-4 चीजें मैंने डिस्कस कर ली है। मैंने क्या छोड़ा, पहले इसे उतारो, शायद मोबिलिटी रह गया ना, चलो इसको उतार लो, मिटा दो। देखो, ये लेक्चर्स उन लोग के लिए नहीं है जो डिटेल में पढ़ने आए हैं, जिनका छूट गया है या कुछ भी प्रॉब्लम के वजह से वो लेक्चर अटेंड नहीं कर पाए, सिर्फ उनके लिए। क्लियर है, तो रिवीजन में फास्ट फॉरवर्ड चल रहे हैं इसीलिए अपन।
सॉरी, ठीक है। एक टॉपिक आता है मोबिलिटी। मोबिलिटी का सिंपल सा मीनिंग क्या है, मान लेते हैं ये कोई भी टाइप का कंडक्टर है जिसको आपने एक बैटरी से कनेक्ट किया, तो इस तरीके से क्या बन गए, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि मान लेते हैं मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, कुछ भी ले लेता हूँ, 2 वोल्ट पर मीटर की पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, है ना। तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड में सारे तरीके के मटेरियल थोड़ी ना उतनी सेम ड्रिफ्ट वेलोसिटी से भागने लगेंगे, अलग अलग वेलोसिटी से भागेंगे। तो मोबिलिटी एक फैक्टर है जो कि ये पता लगता है, जिससे हमें मोबिलिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल सा मतलब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड देने पर कितने इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से भाग के आ रहे हैं। जिस मटेरियल में ज्यादा स्पीड से भाग के आ रहे होंगे उसकी मोबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। डेली लाइफ में भी तो यही होता है, मोबिलिटी का मतलब कितनी इजीली कोई चीज फ्लो कर पा रही है। तो अब ध्यान से देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने ड्राइव किया था ई टाउ बाय एन, दिस इज योर रिलैक्सेशन टाइम डिवाइड बाय ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे ये उड़ा डाला तो लाइफ झिंगा डाला, ठीक है क्या। म्यू का फॉर्मूला आ गया ई टाउ बाय एम। तो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर, ठीक है, क्लियर है क्या, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, रिलैक्सेशन टाइम। तो अब देख लो ये मोबिलिटी हो गया, करंट डेंसिटी वगैरह हमारा बचा है वो अगली क्लास में अब डिस्कस करेंगे, इतने पर छोड़ते हैं। इस टॉपिक को रिवीजन करना आप लोग अच्छे से रिवाइज करना, थियरी है, न्यूमेरिकल अभी एक नहीं करा है, लास्ट में कराऊंगा। फिर देखो कोई दिक्कत आती है तो बताना, चलिए ठीक है।